अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एसी करंट की जो एप्लीकेशन को हमने पढ़ना स्टार्ट किया हुआ है उसमें आज हम पढ़ेंगे एसी थ्रू कैपेसिटर। एसी करंट का इंट्रोडक्शन भी हम दे चुके हैं और एसी जो करंट है थ्रू रजिस्टर भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे कि अगर हम किसी कैपेसिटर को अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स के साथ अटैच कर दें तो उसकी पावर डेसिपेशन क्या होगी और उसके वोल्टेज और करंट पे क्या असर आएगा। ठीक है, तो आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है हम देखेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होती है, उसके बाद हम वेव फॉर्म की बात करेंगे, फेज रिलेशनशिप की बात करेंगे, पावर डेसिपेशन देखेंगे, हम कंक्लूजन अपना देखेंगे और देखेंगे कि एसी थ्रू कैपेसिटर की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं एक डायग्राम में, यहाँ पे अल्टरनेटिंग सोर्स लगा हुआ है, हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स लगा है, साथ में एक कैपेसिटर जो है वो अटैच किया गया है। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, हमें पता है जो हमारे पास अल्टरनेटिंग सोर्स है उसका ईएमएफ जो है वो इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा dt होता है। ये हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने सर्किट के ऊपर जो है वो लूप थ्योरम अप्लाई करना है, सेम वैसे ही जैसे हमने जो है एसी थ्रू रजिस्टर पे अप्लाई किया था। हमारे पास एप्सिलॉन माइनस बी सी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब हमने रजिस्टर की बात की थी तो यहाँ पे हमने आर लिख दिया था, अब हम कैपेसिटर की बात करें तो यहाँ पे सी आ जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को रीअरेंज किया तो वी सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन आ गया। अब हमने एप्सिलॉन की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा डी टी, तो वी सी इक्वल आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा डी टी के। अब हमें पता है कि जो वोल्टेज का एम्पलीट्यूड और जो ईएमएफ का एम्पलीट्यूड है वो इक्वल होते हैं। पहले हमने ये बात की थी रजिस्टर के लिए, अब हम बात कर रहे हैं कैपेसिटर के लिए। ठीक है, तो कैपेसिटर में भी ऐसा ही होगा कि जो कैपेसिटर का एम्पलीट्यूड होगा वो ईएमएफ के एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। ईएमएफ का एम्पलीट्यूड क्या है, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसी तरह जो कैपेसिटर का हमारे पास एम्पलीट्यूड होगा, सॉरी हाँ, वोल्टेज का, कैपेसिटर के वोल्टेज का जो एम्पलीट्यूड होगा वो वी नॉट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैपेसिटर की बात करें तो साथ जो है वो सी आ जाएगा। तो हमने इस रिलेशन को यूज़ करते हुए इस इक्वेशन को दोबारा से राइट कर लिया। उसमें हमने क्या किया कि v इज इक्वल टू वी नॉट सी साइन ओमेगा डी टी। ठीक है, यहाँ v के साथ c भी आएगा। इसको हम जो है इक्वेशन नंबर 1 का नाम ले लेते हैं। अब देखेंगे हमने जो है उसको एक इक्वेशन नंबर 1 जो है उसका नाम दे दिया। अब हम जो है बात कर रहे हैं कैपेसिटेंस की। ठीक है, कि जो जब हम कैपेसिटेंस की टर्म में बात करेंगे तो जो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज होगा उसका फॉर्मूला आता है Q इज इक्वल टू सी वी। ठीक है, अब यहाँ पे v के साथ c हमने क्यों किया लिखा है, क्योंकि हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे v c की जगह जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है देखें, ठीक है, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास q इज इक्वल टू सी वी नॉट सी साइन ओमेगा डी टी आ जाएगा। ये तो हमने बात कर ली वोल्टेज की और चार्ज की। ठीक है, अब हमने बात करनी है कि करंट जो इस्टेब्लिश हुआ है कैपेसिटर के अंदर उसकी बात करनी है। जाहिर सी बात है उसके साथ अल्टरनेटिंग सोर्स करंट का जो सोर्स है अटैच है तो कैपेसिटर में से करंट भी पास हो रहा होगा। ठीक है, उसमें इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो उस करंट की वैल्यू क्या है, हमें पता है करंट आई इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी होता है। हम कैपेसिटर के करंट की बात करें तो यहाँ हमने सी लिख लिया। अब यहाँ से डी ओवर डी टी अलग करके और यहाँ पे जो क्यू है इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। वो वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, अभी अभी हमने जो ड्राइव किया क्यू की वैल्यू वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। पुट करने के बाद इसका जो हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास जो सी वी नॉट सी ये दोनों तो कांस्टेंट है एज इट इज़ आ जाएंगे। तो हमारे पास डेरिवेटिव आएगा साइन ओमेगा डी टी का। तो साइन का डेरिवेटिव आपको पता है कोस होगा और ओमेगा डी टी का जो डेरिवेटिव होगा वो ओमेगा डी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने डेरिवेटिव लेके जो है करंट की वैल्यू लिख ली। अब इसमें देखें कि हम जा रहे हैं कि हम कॉज नहीं बल्कि साइन की टर्म में ही जो है इसको सॉल्व करें। तो आपको पता है जो कॉज और साइन होता है उनमें जो उनका फेज में डिफरेंस होता है वो 90 का होता है। ठीक है, तो जो कॉज है उसको हम कॉज थीटा अलर्ट से, तो कॉज थीटा को अगर हम साइन की टर्म में लिखना चाह रहे हैं तो हम उसको साइन थीटा प्लस 90 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम साइन को कॉज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर यहाँ प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगी। आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं। अब हमने यहाँ पे एक और टर्म जो इंट्रोड्यूस करवानी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड पे मैंने लिखा है कि एक्स सी जो है वो 1 ओवर ओमेगा डी टी के इक्वल है। और यहाँ पे जो हम इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं इसमें हमारे पास ओमेगा डी सी है। ठीक है, तो अगर हम ओमेगा डी सी की जगह एक्स सी लिखना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से जो है एक्स सी वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये देखें, ये वी नॉट सी एज इट इज़ आ गया और ओमेगा डी सी की जगह जो है वो एक्स सी आ गया। अब एक्स सी है क्या, इसको हम बाद में जो है डिस्कस करते हैं। और जो साइन ओमेगा डी टी प्लस 90 है ये वाली टर्म एज इट इज़ आ गई। अब यहाँ पे जो वी नॉट सी ओवर एक्स सी की जगह हमने आई नॉट लिखा, वो क्यों लिखा पहले देखें।
इसमें देखिए हमने बोला कि जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है वोल्टेज का वो ईएमएफ के एम्पलीट्यूड के इक्वल है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे हमने कह देना है कि जो वोल्टेज का एम्पलीट्यूड है और एक्सी के साथ, ठीक है, डिवाइड हो रहा है, ये इसकी जो रेशो है वो मतलब करंट के जो एम्पलीट्यूड है उसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने करंट का जो एम्पलीट्यूड है वो लिख दिया। तो इस यहाँ ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब देखें कि अब हमने एक तो उस करंट की बात की जो कि हमने ड्राइव किया पूरी जो है अपनी कैलकुलेशन करके। एक हम डायरेक्ट भी करंट देख सकते हैं कि करंट की हमारे पास जो है वो कैपेसिटर में करंट किस तरह से जो इस्टेब्लिश हो रहा है। तो वो आई सी इज इक्वल टू आई नॉट सी साइन ओमेगा डी टी माइनस फाई आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फाई क्या आएगा, फेज की वजह से फाई आएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमें जो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, वो भी करंट की, और इक्वेशन नंबर 3 वो भी करंट की है। इन दोनों से हमें ये पता चल रहा है कि जो फेज कांस्टेंट फाई है वो 90 के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 है, लेकिन यहाँ पे जो है वो फाई है, तो जो फाई है वो 90 के इक्वल है। और ये हम किसके लिए बात करें, हम कैपेसिटिव लोड के लिए बात करें, ठीक है, प्योरली कैपेसिटिव लोड के लिए बात करें। तो अगर हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करें, यहाँ पे एक टर्म हमने इंट्रोड्यूस करवाई थी एक्स इज इक्वल टू 1/मेगा डी सी, ठीक है। इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती क्या है, ये ऑपोजिशन है, किस चीज़ का ऑपोजिशन है, ये ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ एसी करंट है, ठीक है, थ्रू द कैपेसिटर। जैसे रेजिस्टेंस जो थी वो ऑपोजिशन ऑफ द फ्लो ऑफ एसी करंट थ्रू द रेजिस्टर थी, इसलिए जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो ऑपोजिशन है एसी करंट के फ्लो की, जब वो फ्लो जो है वो कैपेसिटर में से हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। इसको हम एक्स सी के साथ जो है वो डिनोट करते हैं, और इसके जो एस यूनिट है वो भी ओम है। अब देख सकते हैं जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और जो हमने रेजिस्टेंस पढ़ी, दोनों के जो हैं हमारे पास एस यूनिट वो सेम है। इसका मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस जो है दोनों का सेम काम है, बस फ़र्क ये आएगा कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैपेसिटर के लिए होगी और रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टर के लिए होगी, ठीक है। इस तरह के फॉर्मूला वही से मैंने दोबारा वही वाला फॉर्मूला जो है दोबारा लिखा है कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो इक्वल होगी 1/ओमेगा डी सी की। अब हम बात करते हैं वेव फॉर्म की, कि हम जब हम बात कर रहे हैं एसी थ्रू रजिस्टर की, तो उसमें वेव फॉर्म तो जाहिर सी बात आएगी, जैसे हमने वेव फॉर्म की बात की थी रजिस्टर में भी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास वोल्टेज और करंट जो है वो इन फेज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कितने का लीड या लैग आ रहा है, वो 90 का है, ठीक है। पहले तो हम सिंपल देख लेते हैं कि इसमें 90 का लीड या लैग आ रहा है, लेकिन अब हम बात करेंगे मतलब वोल्टेज लीड कर रहा है या करंट लीड कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो करंट होगा वो लीड करेगा और जो वोल्टेज होगा वो लैग करेगा 90 के फेज से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वर्टिकल लाइन है, ये जो है वो हमारे पास वोल्टेज के एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ कट की है, और नीचे हमारे पास जो है करंट है वो स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब है जो करंट देखें, हमारे पास जो वोल्टेज है वो अभी अपने जो है पॉजिटिव के मैक्सिमम पे है, ठीक है, लेकिन उसी टाइम इंटरवल पे जो करंट है वो अपने जो है नेक्स्ट अपना साइकिल जो है उसने जो है वो स्टार्ट कर दिया है। इस वजह से हम कहते हैं कि जो करंट है वो हमारे पास जो है लीड कर रहा है, ठीक है, 90 के फेज इनमें जो शिफ्ट आएगा। लेकिन जब हमने रजिस्टर की बात की थी तो उसमें वोल्टेज और करंट जो है उनमें कोई भी जो हमारे पास फेस का शिफ्ट था वो नहीं था, बल्कि वो इन फेज थे। लेकिन यहाँ पे जो है वोल्टेज और करंट वो आउट ऑफ फेज है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फेज़ रिलेशनशिप की। हमने रजिस्टर में भी बात की थी फेज़र रिलेशनशिप को यूज़ करते हुए, तो इसमें भी हम जो है फेज़र रिलेशनशिप या फेज़र डायग्राम को यूज़ करते हुए फेज़र रिलेशनशिप की जो है वो बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो है वो फेज़ डायग्राम लिया, इसमें आप देख सकते हैं कि करंट और वोल्टेज के दरमियान 90 का हमारे पास जो है वो आउट ऑफ फेज़ है, या 90 का जो फेज़ शिफ्ट है। और इसमें जो हमारे पास वेलोसिटी होगी, सॉरी फ्रीक्वेंसी होगी, वो ओमेगा डी होगी, ठीक है, और जो फेज़ होगी वो ओमेगा डी टी होगी। हम पावर डेसिपेशन की बात कर रहे हैं। हमने रजिस्टर में बात की थी कि अगर जो हम रजिस्टर को अटैच कर दें किसी ईएमएफ सोर्स के साथ जैसे कि हमने एसी सोर्स के साथ अटैच की थी, तो उसमें कोई ना कोई पावर जो है वो डेसिपेट हो रही थी, उसको हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। इसी तरह अब हम बात करेंगे कैपेसिटर को अगर हम अटैच कर दें तब हमारे पास जो है वो पावर डेसिपेट होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो कितनी होगी, ठीक है, और अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी।
तो यहाँ पे हम जो है अपना हमारा जो एक पूरा साइकिल है उसको 4th जो है पार्ट्स उसमें डिवाइड करते हैं। सबसे पहले पार्ट की हम बात करते हैं तो जो वोल्टेज और करंट है वो दोनों पॉजिटिव हो गए फर्स्ट क्वार्टर साइकिल में, ठीक है। तो तब हमारे पास जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी। इसको आप किस तरह से समझ सकते हैं, हम वेव फॉर्म की तरफ दोबारा से चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो है क्वार्टर साइकिल की हमने बात की है, जहाँ तक ये वर्टिकल लाइन है। तो इस एरिया में आप देख सकते हैं करंट की भी पॉजिटिव वैल्यू और वोल्टेज की भी पॉजिटिव वैल्यू। तो जब करंट और हमारे पास वोल्टेज और करंट की पॉजिटिव वैल्यू है तो हमारे पास जो आएगा पावर वो भी पॉजिटिव आएगी, ठीक है। इसका मतलब है कि जो पावर है वो सप्लाई की जा रही है। अब हम जो है सेकंड क्वार्टर साइकिल की बात करते हैं तो हमारे पास जो वोल्टेज होगा वो पॉजिटिव होगा और करंट नेगेटिव होगा। किस तरह से, हम दोबारा से वेव फॉर्म की तरफ चलते हैं। ये वर्टिकल लाइन के बाद हमारा यहाँ से लेके इस पॉइंट तक जो है वो हमारे पास सेकंड क्वार्टर साइकिल है। तो इसमें आप देख सकते हैं वोल्टेज की पॉजिटिव वैल्यू है जबकि करंट की नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो पावर का अगर फॉर्मूला देखें आई सी इंटू वी सी, अगर इन आई और सी मतलब करंट और वोल्टेज में से कोई एक चीज़ भी नेगेटिव होगी तो पावर की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो वोल्टेज जो है पॉजिटिव है और करंट नेगेटिव है तो पावर जो होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम जो है थर्ड क्वार्टर साइकिल की बात करें तो फिर हमारे पास जो है करंट और वोल्टेज दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखें यहाँ तक दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप देखें तो हमारे पास वोल्टेज और करंट दोनों की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं तो पावर जो होगी वो पॉजिटिव रहेगी। लेकिन जब हम फोर्थ एंड लास्ट क्वार्टर साइकिल की बात करते हैं इसके बाद तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है अब जो सेकंड क्वार्टर था उसका उल्ट हो जाएगा, मतलब अब वोल्टेज नेगेटिव हो जाएगा और करंट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास जो पावर होगी वो नेगेटिव होगी। अब देखेंगे अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें, ठीक है। जो कैपेसिटर होगा वो कोई भी जो एनर्जी है उसको कंज्यूम नहीं करेगा ड्यूरिंग अ कंप्लीट साइकिल। वो किस तरह से, अगर फर्स्ट हाफ साइकिल में पावर पॉजिटिव है तो सेकंड हाफ में जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरह थर्ड हाफ में अगर पॉजिटिव है तो फोर्थ हाफ में फिर से जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। जब हमने कहा कि पावर जो है वो पॉजिटिव है इसका मतलब है कि हमारे पास जो एनर्जी है वो कैपेसिटर को सप्लाई की जा रही है। लेकिन जब हमने कहा कि पावर नेगेटिव है तो इसमें क्या है कि एनर्जी जो है वो रिटर्न की जा रही है कैपेसिटर से। तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी टोटल जो पावर है वो भी ज़ीरो है क्योंकि टोटल जो एनर्जी उसने कंज्यूम किया वो ज़ीरो है, ठीक है। इसी वजह से हमने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर भी पढ़ा था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर की उसमें जस्ट हम कैपेसिटर और कैपेसिटर और इंडक्टर की बात करते हैं तो हमारे पास कोई भी पावर डेसिपेशन नहीं होती। पावर डेसिपेशन सिर्फ तब होती है जब हम रजिस्टर को अटैच करते हैं। इसलिए जब हमने जो अल्टरनेटिंग करंट को भी देखा थ्रू रजिस्टर तो हमारे पास पावर डेसिपेशन हो रही थी, लेकिन अब हमने जब कैपेसिटर की बात की तो हमारे पास कोई भी पावर डेसिपेशन नहीं हो रही, ठीक है। अब हम इसकी जो है एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कैपेसिटर अटैच है और रजिस्टर अटैच है, ठीक है। बेसिकली ये जो है इसी थ्रू कैपेसिटर का जो है सर्किट लिया गया और साथ में रजिस्टर को अटैच कर दिया गया। इस सर्किट को क्या कहते हैं, ये लीडिंग आउटपुट फेज शिफ्ट नेटवर्क होता है, ठीक है। दी आउटपुट वोल्टेज लीड द इनपुट वोल्टेज। ये जो है वोल्टेज लीड के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसी तरह जो है वोल्टेज लैग के लिए भी यूज़ किया जाएगा, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कैपेसिटर और रजिस्टर की जो पोजीशन है वो चेंज कर दी गई है, ठीक है। फेज शिफ्ट नेटवर्क की आप सारी इसकी जो डिटेल है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे। इसी तरह हमारे पास जो है ये फेज शिफ्ट नेटवर्क की और भी डायग्राम है, ये भी आप जो है सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली जो है हमारे पास AC थ्रू कैपेसिटर की जो है एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। हमने जो है AC करंट की जो इंट्रोडक्शन भी देख लिया सारा, उसके बाद हमने जो है AC थ्रू रजिस्टर भी पढ़ लिया, AC थ्रू कैपेसिटर भी पढ़ लिया। थर्ड है हमारे पास AC थ्रू इंडक्टर, वो आप लोगों के पे मैं छोड़ रही हूँ, आप वो एज एन असाइनमेंट आप लोगों ने करना है, ठीक है। उसमें मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि उसमें होगा क्या। उसमें अब अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ जो है वो एक इंडक्टर अटैच हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह हमने EMF कैलकुलेट करनी है, वोल्टेज कैलकुलेट करना है। वोल्टेज का अब हम VL कह देंगे, ठीक है, क्योंकि हम इंडक्टर की बात कर रहे हैं। फिर इसी तरह उसमें हमने जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करनी है, वेव फॉर्म की बात करनी है, फेज डायग्राम की बात करनी है, पावर डेसिपेशन की बात करनी है। आपको ऑलरेडी हिंट है कि जो हमारे पास इंडक्टर होगा उसमें भी कोई भी पावर डेसिपेशन नहीं होगी, लेकिन आप लोगों ने उसको प्रूव भी करना है, ठीक है। और जो है आप जो है इजीली इसको कर लोगे इंशाल्लाह। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।
थैंक यू।